हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड आमी अलवीरा। वेलकम बैक टू स्टेज टू एक्सेलेंस, जहां आपको बीएड से रिलेटेड वीडियोस मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। आज का जो सेशन है इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक्स को लेकर हम बात करेंगे, तो ये बहुत ही प्रिसाइज और स्पेसिफिक होने वाला है। इसमें हमारा मेन फोकस होगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर, जहां पर हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कंसेप्ट, उसके लेवल्स के बारे में इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और उसके बेसिस में हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, सो दैट आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट या कंफ्यूजन है वो सॉल्व हो जाए, वो क्लियर आउट हो जाए। ठीक है, तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। पर उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हो और पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हो तो हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो एंड में लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कंसेप्ट के बारे में। देखेंगे कि एक्चुअल में ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है क्या, इसके बारे में हमको जानना क्या है। ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज अ सेट ऑफ 3 हायरार्किकल मॉडल्स used to classify educational learning objectives। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एग्जैक्टली है क्या, ये हमको यहाँ पर देखना है। ये एक्चुअली एक हायरार्किकल मॉडल है जिसका 3 सेट है, इसीलिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, सेट ऑफ 3 हायरार्किकल मॉडल यूज टू क्लासीफाई। क्या करने के लिए यूज करते हैं हम इसको, क्लासीफाई करने के लिए यूज करते हैं। क्या क्लासीफाई करना है हमको, एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। जो भी आपका एजुकेशनल मतलब शिक्षा के थ्रू जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है उसको क्लासीफाई करना है। कैसे क्लासीफाई करोगे आप इनको, इनटू लेवल्स में क्लासीफाई करना है। और आपका ये जो लेवल होगा ये कैसे होगा, ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेसिफिसिटी। मतलब आपका जो लेवल्स होगा वो कॉम्प्लेक्स लेवल को आपको स्पेसिफिकली इसको क्लासीफाई करके बताना है। क्लियर। द टैक्सोनॉमी वॉज प्रपोज्ड इन 1956। जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है इसको प्रपोज किया गया ईयर 1956 में। किन के थ्रू किया गया, बेंजामिन ब्लूम के थ्रू किया गया। बेंजामिन ब्लूम कौन थे, एक एजुकेशनलिस्ट साइकोलॉजिस्ट थे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। ठीक है, इन्होंने इसको प्रपोज किया, दैट मीन्स इसको क्रिएट किया, जिसमें इन्होंने क्या किया, इन विच ही आइडेंटिफाइड 3 डोमेन्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इन्होंने इसमें 3 डोमेन्स बताए हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के, जिनका पर्पस था एजुकेशन के थिंकिंग को हायर फॉर्म में प्रमोट करना। ठीक है, तो इस टैक्सोनॉमी के जो 3 डोमेन्स है आइडेंटिफाई किया गया वो है, सबसे पहला डोमेन है हमारा यहाँ पर कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में क्या होता है, जो आपके मेंटल स्किल्स है, जो आपके नॉलेज है, मतलब जो आपके मेंटल, आपके दिमाग से रिलेटेड, आपके ब्रेन से रिलेटेड है, उन सारे चीज़ों को लेकर डिस्कस किया जाता है, उनके बेसिस में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। दूसरा डोमेन अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन जो है वो आपके बेस्ड है इमोशन के बेसिस पे। ठीक है, जो आपका इमोशन है, जैसे कि आपका एटीट्यूड क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, आपका हैबिट क्या है, इन सारे चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। और तीसरा डोमेन है हमारा साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन आपका रिलेट होता है फिजिकल पार्ट्स, दैट मीन्स मैनुअल और फिजिकल स्किल्स। जो आपके मैनुअल या फिर फिजिकल स्किल्स है उससे रिलेटेड है। क्लियर। जो कॉग्निटिव डोमेन है ये प्राइमरी फोकस है ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम का, जहाँ पर इस डोमेन के बेसिस में फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज़ करते हैं अपने करिकुलम के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है उसको सेट करने के लिए, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स है उसको सेट करने के लिए, और जो भी एक्टिविटीज़ है अपने करिकुलम में उसको सेट आउट करने के लिए। ठीक है, तो मेन फोकस हमारा यहाँ पर रहेगा कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर। बदलते वक्त के साथ में बदलाव जरूरी है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वॉज अपडेटेड इन 2001 बाय एंडरसन एंड क्रॉथॉर टू रिफ्लेक्ट अ करंट एम्फेसिस ऑन एक्टिव लर्निंग। अभी का जो ज़माना है, इस ज़माने के जो एक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज़ है, फैसिलिटीज़ है, उसके बेसिस में एंडरसन और क्रॉथॉल को ऐसा लगा कि जो टैक्सोनॉमी इसमें बदलाव की ज़रूरत है, इसीलिए इन्होंने इसको क्या किया, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है इसको अपडेट किया, दैट मीन्स रिवाइज किया। कौन सी ईयर में इसको रिवाइज किया गया, इसको रिवाइज किया गया ईयर 2001 में। ठीक है, सिंपल शब्दों में एक लाइन में अगर हम लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को डिफाइन करना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है वो एक हायरार्किकल ऑर्डर है जो कि कॉग्निटिव स्किल्स के ऊपर फोकस करता है, जिसमें जो टीचर है वो किस तरह से टीच कर पाएगी, कैसे सिखा पाएगी, उसके ऊपर एम्फेसिस दिया जाता है, और जो स्टूडेंट्स है वो कैसे सीखेंगे, नॉलेज को एक्वायर करेंगे, उसके ऊपर एम्फेसिस दिया जाता है, दैट मीन्स इंपॉर्टेंस, महत्व दिया जाता है।
ठीक है, फिर अब आपको जब इसका कंसेप्ट समझ में आ गया है, अब हम आगे बढ़ते इसके लेवल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका जो लेवल्स है उसके बेसिस में ही जो है हमारा मेन एक्सप्लेनेशन डिपेंड करता है, और हम लोग का ये जो लेवल है ये कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर डिपेंड करेगा। इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमारा जो ओल्ड वर्जन है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, जो कि नाउन वर्जन था, उसके बेसिस में हम पहले डिस्कशन करेंगे, बाद में हम आगे बढ़ेंगे रिवाइज टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो हमारा ओल्ड वर्जन में सबसे पहला स्टेप है यहाँ पर नॉलेज। नॉलेज वाले में क्या होता है, मतलब ज्ञान। नॉलेज को हम लोग यूज करते हैं इस वर्ड के लिए। नॉलेज इन्वॉल्व करता है रिकग्नाइजिंग या फिर रिमेंबरिंग कोई भी फैक्ट हो, टर्म्स हो, या फिर बेसिक कंसेप्ट हो, या फिर जो भी आपने उनको सिखाया है या टर्मिनोलॉजीज आपने सिखाई है, उन सारे चीज़ को उन्होंने जो सीखा है, अक्वायर किया है, उन सारे चीज़ों को यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, याद करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक कॉमन एग्जाम्पल को यूज़ करके आगे बढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, सो दैट हर एक पेडागोजिकल स्टूडेंट जो है इस वीडियो से रिलेट कर पाए और इसको यूज कर पाए, समझ पाए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, दैट इज एप्पल। नॉलेज में क्या होता है, अब हमको क्या मालूम है, एप्पल की कुछ वेराइटीज होती है। कुछ एप्पल जो होते हैं कश्मीरी एप्पल्स होते हैं, कुछ अलग टाइप के एप्पल्स होते हैं। तो हमको सबसे पहला क्या नॉलेज होना चाहिए कि एप्पल्स की कितनी वेराइटीज होती है, कितनी टाइप्स होती है। नेक्स्ट लेवल में आते हैं हम कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन लेवल में फोकस होता है बच्चों की समझ जो है, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है उसको डेवलप करना। इसमें टीचर कोशिश करती है समटाइम्स आपको एक्सप्लेन करने की और फिर आपको डेमोन्स्ट्रेट करने की, मतलब आपको डेमो दिखाकर समझाने की कोशिश करती है। जो भी कंसेप्ट या फिर टॉपिक वो पढ़ाना चाहती है उसके बारे में आपको समझाना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब आपको टीचर ने तो बता दिया कि एप्पल की वेराइटीज़ क्या होती है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेराइटीज़ आप क्या कर पाओगे, जो एप्पल के कैरेक्टरिस्टिक्स है आप फिर उसको स्पेसिफाई कर पाओगे कि जो कश्मीरी एप्पल होती है वो ज़्यादा स्वीट होती है, वो ज़्यादा क्रंची होती है, और जो रेड एप्पल्स होते हैं उसके भी दो अलग अलग टाइप्स होते हैं, कुछ ज़्यादा क्रंची होते हैं, कुछ ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है आप फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल में बता पाओगे, बिकॉज एक बार आपको कंटेंट का जो है नॉलेज मिल गया तो आप उसको समझ पाओगे ईजिली, उसको फिर अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, फिर आता है हमारा थर्ड लेवल, दैट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन वाले लेवल में क्या होता है, जो भी आपने अक्वायर्ड नॉलेज है, जो भी आपको टर्म्स, फैक्ट्स या रूल्स प्रोवाइड किया गया है, इसको आप यूज़ करोगे अपने रियल लाइफ सिचुएशंस को डील करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। लर्नर्स क्या करेंगे इस लेवल में, जो भी उनको प्रायर नॉलेज मिली है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है कि आपके फैमिली में कोई बीमार है और उसको विटामिन सी की कमी है, अब आपको मालूम है कि जो विटामिन सी की कमी वाली बीमारी है उसको स्कर्वी बोलते हैं। क्या एप्पल से आप इस विटामिन सी की जो कमी है उसको प्रिवेंट कर सकते हो, इस बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हो? बिकॉज आपको क्या पता है कि जो एप्पल है वो विटामिन सी में रिच है। एप्पल खाने से जो आपका विटामिन सी है वो बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, इसको पहले तो आपका ये फूड था, अब आप इसको अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, आपका जो सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। क्लियर। फिर आता है हमारा फोर्थ लेवल। फोर्थ लेवल मतलब एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है, एग्जामिनिंग होता है, मतलब जो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, कंपोनेंट्स है, उसको आप ब्रेक डाउन करते हो अलग अलग पार्ट्स में, और फिर उसको डिटरमाइन करते हो किस तरह से हर एक पार्ट जो है वो एक दूसरे से रिलेट करता है, किसका क्या मोटिव है, क्यों कॉज है, क्या एविडेंस है उसके, या फिर उसके एग्जाम्पल्स क्या है, उसको आप करते हो। एनालिसिस जो होते हैं इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें जो भी आपके एलिमेंट्स है, लर्निंग एलिमेंट्स है, उनके बारे में आप उसको क्या करते हो, एनालाइज करते हो। जो भी कंटेंट या कंपोनेंट्स आपको पढ़ाया गया उसको आप क्या करते हो, एनालाइज करते हो। ठीक है, दूसरी बात आता है एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप, मतलब एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के ऊपर क्या रिलेशनशिप है, क्या लेना देना है, उसको एनालाइज किया जाता है। तीसरी चीज़ क्या देखी जाती है, एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो आपने ऑर्गेनाइज किया है तो उसका क्या एनालिसिस है, किस तरह से आपने उसको ब्रेक डाउन करके एक दूसरे को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, आपका जो जनरलाइजेशन है उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि हम एप्पल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे इस स्टेप में, उसके जो स्टेप्स है, फूड सर्विंग स्टाइल्स है, उसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, उसको कॉन्ट्रास्ट करने की कोशिश करेंगे। उस जो एप्पल है उसको सर्व किया जाता है उसके हेल्थ बेनिफिट्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो एप्पल को आप कौन से बेस्ट तरीके से सर्व करोगे तो उसका जो हाईएस्ट लेवल है हेल्थ बेनिफिट है आप अक्वायर कर पाओगे। एक है उसको एज अ मिल्क शेक आप मॉर्निंग में सर्व करो तो
दूसरा है आप एज अ केक उसको बना दो, एप्पल केक, एप्पल पाई आप बना के सर्व करो तो। तीसरा है आप डायरेक्टली उस फूड को सर्व कर रहे हो, एज ए एप्पल जो है नॉर्मल उसको आपने कट किया और सर्व कर रहे हो। और फोर्थ स्टाइल है उसको आप एज अ जूस प्रेजेंट कर रहे हो सामने वाले पर्सन को। तो यहाँ पर मैं सबसे बेनिफिट, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हेल्थ बेनिफिट कौन से स्टाइल में आपको मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करते हो, उसको कंपेयर करने की कोशिश करते हो, उसको कॉन्ट्रास्ट करते हो। क्लियर। फिर आता है हमारा स्टेप 5 दैट इज सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या होता है, जो भी आपने यहाँ पर अभी डिवाइड किया था सारा टॉपिक्स जो है एप्पल के बारे में, अपने हर एक कंसेप्ट को, उसके एलिमेंट्स को डिवाइड किया, उसका रिलेशनशिप क्या है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ, और उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे करोगे, उसका एविडेंस क्या है, उसको जनरलाइज कैसे करोगे। ठीक है ना। अब सिंथेसिस वाले लेवल में क्या होता है, अब सारे पार्ट्स को आप एक साथ जोड़ते हो, उसको पूरा एक कंप्लीट पिक्चर बनाते हो। ठीक है। यहाँ पर आप क्या करते हो, जो अनहेल्दी रेसिपी है एप्पल पाई का उसको हेल्दी रेसिपी में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप देख रहे हो जो भी मैंने आपको एग्जांपल प्रोवाइड किया था, एप्पल पाई, एप्पल केक, एप्पल जूस या फिर एप्पल फ्रूट डायरेक्टली सर्व करना, एप्पल मिल्क शेक। तो जब एप्पल पाई है वो एक अनहेल्दी फूड माना जाता है बिकॉज उसमें थोड़ा सा ऑयल कंटेंट एंड ऑल होता है। तो उसका जो अनहेल्दी रेसिपी है उसको आप कन्वर्ट करके किस तरह से उसको हेल्दी रेसिपी बनाओ, सो दैट अगर कोई भी पर्सन जो उसको डायरेक्ट फ्रूट खाने में प्रॉब्लम हो रही है तो एज अ वो पाई खा सके, एज अ वो केक खा सके। तो किस तरह से ये होने वाला है, आप जो उसके हेल्थ बेनिफिट्स है उसके रिगार्डिंगली आप आर्ग्यूमेंट करते हो, उसके इंग्रेडिएंट्स के अकॉर्डिंगली आप उसको चॉइस करते हो कि कौन से इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करने से जो एप्पल का जो मेन विटामिन है उसका जो हेल्थ बेनिफिट है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा और ज़्यादा बेटर टेस्टी भी लगेगा, और उसके जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो भी उभर कर आएगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो भी मिल जाएगा उस पर्सन को। ठीक है। फिर आता है हमारा 6th लेवल दैट इज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन वाले लेवल में क्या होता है, आपके जो भी ओपिनियंस आप प्रेजेंट करते हो, आप अपने ओपिनियंस को डिफेंड करते हो, आपने जो भी जजमेंट बनाया, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसके बेसिस में आप क्या करते हो, डिफेंड करने की कोशिश करते हो, लोगों को बताते हो क्यों आपका जो आइडिया है वो वैलिड है, जो आपका क्वालिटी ऑफ वर्क है वो कौन से क्राइटेरिया पे सेट है, कौन से बेसिस पे सेट है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस स्टेप में क्या हो जाएगा, जो आप एप्पल्स यूज करने वाले हो एक पाई को बेक करने के लिए, कौन सा एप्पल को आप यूज करोगे जो कि बेस्ट होगा एक पाई के लिए, जहां पर क्या है वो जो टेस्ट होगा उस पाई का वो खराब भी नहीं होगा, और दूसरी चीज जो हेल्थ बेनिफिट है उस एप्पल का वो भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, और अपने वो क्यों यूज किया उस एप्पल को इसके बारे में आप इस लेवल में स्पेसिफाई कर पाओगे। ठीक है। अब जब हमने 6 लेवल्स डिस्कस कर लिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो 6 लेवल्स है टैक्सोनॉमी का, ये बेस्ड है लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ, मतलब लोअर लर्निंग ऑर्डर को फॉलो करते हुए हम जाते हैं आगे हायर लर्निंग ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं इसमें। तो जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है इसको एक पावरफुल टूल माना जाता है, क्योंकि इसकी मदद से जो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है वो आप डेवलप कर पाते हो, क्योंकि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है उसको एक्सप्लेन किया गया है इसके लिए। अब हम डिस्कस करते हैं रिवाइज टैक्सोनॉमी जो कि वर्ब्स है, और जो रिवाइज वर्जन है उसको प्रोवाइड किया गया था लॉरिन एंडरसन एंड डेविड क्रॉथहॉल के थ्रू। ठीक है। तो इसमें हमारा सबसे पहला लेवल है याद करना, रिमेंबरिंग। रिमेंबरिंग में क्या हो जाए, ये फर्स्ट लेवल है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का। इसमें क्या होता है, एग्जांपल्स जैसे कि आप मेमोराइज कर पाते हो कोई भी पोएम, आप जैसे कि कोई भी स्टेट है उसके कैपिटल्स को याद कर पाते हो, या फिर आपको मैथ्स का कोई फॉर्मूलाज दिया गया है आप वो याद कर पाते हो। फिर आता है हमारा सेकेंड लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, वो है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंडिंग वाले में कौन से एक्टिविटीज़ इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आपको एक ऑर्गेनाइज करने के लिए दिया जाता है कि जो एनिमल किंगडम है वो बेस्ड है कौन से फ्रेमवर्क के ऊपर बेस्ड है, या फिर क्या डिफरेंस है रेक्टेंगल और स्क्वायर के बीच में, या फिर आपको एक स्टोरी दी जाती है सिंपल, उसको आपको समराइज करना पड़ता है, उसको शॉर्ट में समरी जो है आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है, या फिर आपको एक ऐसे लिखना पड़ता है, आपको एक लेटर लिखना पड़ता है अंडरस्टैंडिंग लेवल में। फिर आता है हमारा थर्ड लेवल दैट इज टू अप्लाई। अप्लाइंग वाले लेवल में क्या होता है, आप क्या करते हो, जो भी आपने फॉर्मूला सीखा है उसको आप अप्लाई करते हो एक न्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अगर आपको कोई भी डिज़ाइन पता है तो आप क्या करते हो, उस डिज़ाइन को यूज़ करते हो कोई भी आपका जो प्रोजेक्ट है या मॉडल है उसको कंडक्ट करने में, उसको कंस्ट्रक्ट करने में। ठीक है। फिर आता है हमारा फोर्थ लेवल दैट इज एनालाइजिंग। एनालाइजिंग वाले लेवल में क्या होता है, आप क्या करते हो, ब्रेक डाउन करते हो जो भी कंसेप्ट आपको सिखाया गया। तो एक लेसन खत्म होने के बाद में एक स्टूडेंट क्या कर पाएगा, फॉर एग्जांपल वो ये डिफरेंशिएट कर पाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है।
फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ क्या होते हैं, ह्यूमन फीचर्स ऑफ अर्थ क्या होते हैं, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, प्लांट सेल क्या होता है, एनिमल सेल क्या होता है। ये तो इन सारे जैसे कंसेप्ट है, इनके बारे में जो डिफरेंसेस, इसके बारे में क्या होता है, एनालाइजिंग वाले लेवल में वो लोग ब्रेक डाउन करने के बाद में इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, फिर है हमारा फिफ्थ स्टेप, दैट इज इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग वाले लेवल में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स है वो जजमेंट कर पाएंगे कोई भी एथिकल डिलेमा के रिगार्डिंग में, वो लोग कोई भी इंटरप्रेट कर पाएंगे, कोई भी लॉज आप उनको फिजिक्स के रिलेशन में दे दो, फिजिक्स सब्जेक्ट के जो लॉज होते हैं उनसे रिलेटेड कोई भी आप उनके सामने लॉ रख दो, तो वो लोग क्या करेंगे, उसका मतलब निकालने की कोशिश कर पाएंगे, उसके इंपॉर्टेंस, उसका जो सिग्निफिकेंस है उसको बताने की कोशिश कर पाएंगे, फिर एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, और अपने उन्होंने जो आपको आंसर प्रोवाइड किया है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे क्यों उनका जो आंसर है वो सही है इवैल्यूएटिंग वाले सिचुएशन में। फिर आता है हमारा लास्ट लेवल, सिक्स लेवल, क्रिएटिंग। क्रिएटिंग वाले लेवल में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स को आपने अभी तक कंसेप्ट समझाया है, सिखाया है, अब बच्चे फाइनली सब कुछ समझने के बाद में कुछ नया डेवलप कर सकते हैं अपने बदौलत। आपके ऊपर उनको अभी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने जो भी उनको सिखाया उसके इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, उस एक्वायर्ड नॉलेज के बेसिस में वो अब कुछ चीज़ नया डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उनको कोई भी सम दो सॉल्व करने के लिए, या अगर आप उनको प्रोजेक्ट दो करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, वो लोग क्या करेंगे, उसको नया प्रोजेक्ट बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे, उसको मॉडल्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला अगर आप उनको दो तो न्यू फॉर्मूलाज जो है वो डिराइव करने की कोशिश करेंगे इक्वेशंस के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह से वो लोग क्या करेंगे, डिज़ाइन कर पाएंगे, फॉर्मुलेट या फिर क्रिएट कर पाएंगे इस लेवल में। क्लियर, तो ये जो लेवल्स है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, बिना एक दूसरे के इस लेवल का कोई मीनिंग नहीं बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्या करना है, समझना है कोई भी कंसेप्ट को, किसी भी नॉलेज के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आपको सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, आपको उस कंसेप्ट को याद करना पड़ेगा। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कंसेप्ट क्या है तो आप उसको समझोगे कैसे, राइट। तो इसके लिए हर एक लेवल जो है एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। फिर उसके बाद में अगर आप कोई कंसेप्ट को क्या करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, आप कोई भी कंसेप्ट कैसे अप्लाई करोगे अगर आपको समझ में ही नहीं आया है तो, आप फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करोगे अगर आपको समझा ही नहीं है तो। इसके लिए जो एप्लीकेशन है वो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद आता है आपका इवैल्यूएशन वाला लेवल। आप अगर खुद को इवैल्यूएट कैसे कर पाओगे, या जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है उसको किस तरह से कंडक्ट कर पाओगे अगर आपने अपने कंसेप्ट को एनालाइज ही नहीं किया है। आपने जो भी पूरा लेसन पढ़ा है, आप पूरा लेसन एक साथ तो पूछ नहीं सकते अपने स्टूडेंट्स को, या फिर आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पूरा एक साथ समझ नहीं सकते हैं, तो एनालाइज करने की उनको ज़रूरत है, क्योंकि उसको छोटे छोटे पार्ट्स में लोग ब्रेक डाउन करेंगे, तभी तो वो लोग एक एक पॉइंट को क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ पाएंगे और फिर उसको इवैल्यूएट कर पाएंगे। फिर उसके बेसिस में क्या आता है, अगर आपको कोई भी कंक्लूजन जो है क्रिएट करना है या डिराइव करना है, उसके लिए आपको कैसे आप कंक्लूड कर पाओगे कि जो आपने आंसर दिया वो सही है या नहीं है, और आपका जो आंसर है वो एकदम स्पेसिफिकली निकल के आ रहा है या नहीं। अगर आपने इवैल्यूएट करके नहीं देखा, इवैल्यूएट मतलब टेस्ट करके ही नहीं देखा है, तो कैसे पता चलेगा। तो इस तरह से हर एक लेवल जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, जो कि अधूरा है एक दूसरे के बिना। क्लियर। अब हम क्या करने वाले, इन डिटेल्स में जो लेटेस्ट रिवाइज वर्जन है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का उसको डिस्कस करेंगे, बिकॉज हमारा मेन फोकस रहता है रिवाइज वर्जन, क्योंकि आज का जो एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स का ज़माना है इसमें हम जो रिवाइज वर्जन है उसको ही अप्लाई करने वाले हैं। तो इसके लिए इसको इन डिटेल्स देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो हमारा पहला स्टेप है रिमेंबरिंग। रिमेंबरिंग मतलब याद करना। बाय द एंड ऑफ दिस लेसन द स्टूडेंट विल बी एबल टू रिसाइट, डिफाइन, रिकॉल, आइडेंटिफाई, लेबल, रिकग्नाइज। लेसन के खत्म होने के बाद में इस स्टेज में क्या होगा, जो स्टूडेंट है वो क्या क्या चीज़ें कर पाएगा, रिसाइट कर पाएगा। अगर कोई पोएम है, कोई लेसन है तो रिसाइट कर पाएगा। अगर आपने उनको कोई डेफिनेशन प्रोवाइड किए हैं तो वो लोग डिफाइन कर पाएंगे। रिकॉल कर पाएंगे मतलब उनको याद आएगा आपने जो भी उनको पहले सिखाया था। आइडेंटिफाई कर पाएंगे मतलब पहचान पाएंगे। लेबल कर पाएंगे, अगर आप उनको कोई भी फोटो दिखाते हो या पूछते हो कौन से पार्ट्स है ये नहीं है, इन सारे अपने नाम बता पाएंगे। और रिकग्नाइज कर पाएंगे मतलब पहचान पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग वाला लेवल मतलब समझने वाला लेवल। इसमें क्या होता है, बाय द एंड ऑफ दिस लेसन द स्टूडेंट विल बी एबल टू, स्टूडेंट क्या करेंगे, लेसन खत्म होने के बाद क्या कर पाएंगे, डिस्क्राइब कर पाएंगे, एक्सप्लेन,
कॉन्ट्रास्ट, इंटरप्रेट एंड डिस्कस, मतलब वो लोग समझा पाएंगे। कॉन्ट्रास्ट मतलब कंपेयर करके देख पाएंगे जो उनका आपने सिखाया है, वो आपने क्या सिखाया है, कैसे सिखाया, जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है उसके क्या मीनिंग्स है, अलग अलग चीज़ों को कॉन्ट्रास्ट करेंगे। इंटरप्रेट करेंगे मतलब जो मतलब है वो डिराइव करने की कोशिश करेंगे। और डिस्कस करेंगे, अपने आप में डिस्कस करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे, या समटाइम्स अगर आप उनको क्वेश्चंस पूछो तो आपको उसका आंसर भी बता पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड स्टेप, दैट इज अप्लाइंग। अप्लाइंग मतलब जहाँ पर उन्होंने याद कर लिया, समझ भी लिया, अब बारी आती है उनको अप्लाई करने की अपने लाइफ के अलग अलग सिचुएशंस पे। या अगर आपने उनको कोई भी क्वेश्चंस प्रोवाइड किया है, उन क्वेश्चंस के ऊपर आपने जो भी उनको फॉर्मूला या प्रिंसिपल सिखाया है उसको अप्लाई करने की बारी आती है। बाय द एंड ऑफ दिस लेसन द स्टूडेंट विल बी एबल टू, लेसन के खत्म होने के बाद में स्टूडेंट क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे, प्रिडिक्ट कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, सॉल्व, इलस्ट्रेट, यूज एंड डेमोन्स्ट्रेट। इन सारी चीज़ों को एक स्टूडेंट है जो लेसन खत्म होने के बाद इस सिचुएशन में, इस लेवल में कर पाएंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा फोर्थ लेवल, दैट इज एनालाइजिंग। एनालाइजिंग वाले लेवल में क्या होता है, बाय द एंड ऑफ दिस लेसन द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफरेंशिएट, क्लासीफाई, कैटेगराइज, इलस्ट्रेट एंड क्रिटिसाइज। अभी एनालाइजिंग का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स टर्म्स। जो भी आपके सामने हार्ड टर्म्स है या आपने स्टूडेंट्स को जो भी टर्म्स अपने सिखाया है वो क्या करेंगे, आपके एक्सप्लेनेशंस के बेसिस पे उन सारे टर्म्स को डिवाइड करेंगे, सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वो अपने जो भी आपने टर्म्स उनको सिखाया वो लोग उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्लासीफाई कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप बता सकते हो जैसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोशन एंड डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड स्पीड। इस तरह से जो लोग बच्चे हैं वो लोग क्या कर पाएंगे, उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, क्लासीफाई कर पाएंगे, या फिर उसको कैटेगराइज कर पाएंगे। अलग अलग कैटेगरीज क्या है, लाइक कैटेगरीज ऑफ मार्केट क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होने वाला है। ऐसे इलस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल्स प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर उनको कुछ भी चीज़ वहाँ पर डाउटफुल लगता है तो उसको वो क्रिटिसाइज भी कर पाएंगे एनालिसिस वाले लेवल में। तो हमारा फिफ्थ लेवल है इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग वर्ड का मतलब है टेस्टिंग करना। ठीक है, तो इस लेवल में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स है उनको आप टेस्ट करते हो। बाय द एंड ऑफ दिस लेसन द स्टूडेंट विल बी एबल टू, इस लेसन के खत्म होने के बाद स्टूडेंट क्या कर पाएंगे, डिटरमाइन, जस्टिफाई, सपोर्ट, कन्विंस एंड इवैल्यूएट कर पाएंगे। तो मतलब स्टूडेंट्स क्या कर पाएंगे, अपने जो भी उनको कंसेप्ट दिया है उसको जस्टिफाई कर पाएंगे, जो भी उनको समझ में आए उसका एक स्टैंड ले पाएंगे और अपने डिसीजंस के बारे में खुद को सपोर्ट कर पाएंगे। जो भी उनका आंसर है उसको वो लोग सपोर्ट करेंगे और आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि क्यों उन्होंने उस चीज़ को आंसर किया है। क्लियर। फिर आता है हमारा लास्ट लेवल, दैट इज क्रिएटिंग। क्रिएटिंग वाले लेवल में क्या होता है, जब फाइनली बच्चे समझ जाते हैं सब कुछ और उनका इवैल्यूएशन भी हो जाता है, अब वो इस काबिल बन चुके हैं कि वो लोग नया कुछ डेवलप करें जो भी आपने उनको सिखाया है। बाय द एंड ऑफ दिस लेसन, इस लेसन के खत्म होने के बाद द स्टूडेंट विल बी एबल टू, जो स्टूडेंट्स वो क्या कर पाएंगे, डिजाइन, फॉर्मुलेट, क्रिएट, कंपोज एंड डेवलप। वो लोग क्या कर पाएंगे, डिज़ाइन कर पाएंगे। कोई भी कंसेप्ट आपने दिया है तो ड्राइंग करना है या फिर कुछ भी एंगल्स जैसे ड्रॉ करना होता है वो कर पाएंगे। फॉर्मुलेट मतलब फॉर्मूला जो है वो बता पाएंगे, फॉर्मूला डिराइव कर पाएंगे। क्रिएट मतलब कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, मॉडल्स हो, चार्ट्स हो, वो लोग क्रिएट कर पाएंगे। कंपोज मतलब ऐसे लिख सकते हैं, स्टोरीज लिख सकते हैं। डेवलप करना मतलब जो भी आपने उनको दिया है टॉपिक्स या कुछ भी कंसेप्ट उसको वो लोग डेवलप कर पाएंगे। तो इस तरह से इस लेवल में जो स्टूडेंट है वो लोग खुद का जो नॉलेज उनको मिल गया है उसको अप्लाई करके न्यू चीज़ों को क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, अब ये जो एजुकेशनल लेवल्स मैंने आपको बताया है रिवाइज मॉडल का, ये कौन से लेवल को फॉलो कर रहा है, ये लोअर लेवल मतलब जो लोअर लर्निंग ऑर्डर है उसको फॉलो करते हुए हायर लेवल जिसको हम हायर लर्निंग ऑर्डर कहते हैं उसको फॉलो करता है। क्लियर। तो पूरे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कंसेप्ट में आपको इस लेवल के बारे में बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इसको समझना पड़ेगा और इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसी के बेसिस में जो आपका टीचिंग है वो होने वाला है आगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा कंसेप्ट को लेकर जो डिस्कशन था, जो एक्सप्लेनेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि बेस्ड होगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर ही कम्प्लीटली, अपने अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए कि हमको इस कंसेप्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें समझ चुकी है और किस पॉइंट को हमको और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।
तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। द टैक्सोनॉमी वॉज नेम्ड आफ्टर डैश हु चेयर्ड द कमिटी ऑफ एजुकेटर्स दैट डिवाइस द टैक्सोनॉमी। जो टैक्सोनॉमी है वो किनके नाम के ऊपर बनाया गया है, जिनको चेयरमैन बनाया गया था उस कमेटी का, जहां पर कुछ एजुकेटर्स ने मिलकर इस टैक्सोनॉमी को डेवलप किया है। आपको उस पर्सन का नाम बताना है। इसके लिए हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं। ए लॉरेन ब्लूम, बी बेंजामिन ब्लूम, सी डेविड ब्लूम एंड ए जॉन ब्लूम। किसके नाम के ऊपर जो टैक्सोनॉमी है वो बनाया गया था? अब टैक्सोनॉमी को पॉपुलरली क्या कहा जाता है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो यहाँ पर ऑप्शन में तो सारे ही आंसर में सबका सरनेम ब्लूम है, तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट है यहाँ पर? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बेंजामिन ब्लूम। बेंजामिन ब्लूम के नाम के ऊपर ही इस टैक्सोनॉमी को बनाया गया, इसीलिए इसको पॉपुलरली क्या कहा जाता है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 2001 द रिवाइज्ड वर्जन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वाज प्रोवाइडेड बाय। 2001 में जो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी थी उसको रिवाइज किया गया, उसको मॉडिफाई किया गया। और ये मॉडिफिकेशन किन लोगों ने किया, किन्होंने किया? हमारे ऑप्शंस है। ए लॉरेन एंडरसन ने किया, बी डेविड क्रॉथोल ने किया, सी बेंजामिन ब्लूम खुद उन्होंने ही किया इसको मॉडिफाई, या फिर डी लॉरेन एंडरसन एंड डेविड क्रॉथोल दोनों ने मिलके इसको मॉडिफाई किया। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लॉरेन एंडरसन एंड डेविड क्रॉथोल। इन दोनों ने मिलके जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थी जो कि आया था ईयर 1956 में, उसको मॉडिफाई किया। कौन से ईयर में मॉडिफाई किया? 2001 ईयर में मॉडिफाई किया, जिसमें इन्होंने मॉडिफाई करने के बाद क्या किया? जो नाउन्स था पहले ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, उसको वर्ब वाले स्टाइल में इन्होंने मॉडिफाई कर दिया। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कमिटी हु डेवलप द टैक्सोनॉमी, जिस कमिटी ने टैक्सोनॉमी को डेवलप किया, आइडेंटिफाइड हाउ मेनी डोमेन्स ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज। कितने डोमेन्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है एजुकेशनल एक्टिविटीज के? तो हमारे ऑप्शंस है। A1 सिर्फ एक डोमेन आइडेंटिफाई किया गया, B2 सिर्फ 2 डोमेन आइडेंटिफाई किया गया, C3 सिर्फ 3 डोमेन्स को आइडेंटिफाई किया गया, या फिर D4 4 डोमेन्स को आइडेंटिफाई किया गया। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन C3, बिकॉज जो 3 डोमेन है उसको आइडेंटिफाई किया गया। पहला तो है कॉग्निटिव, दूसरा है अफेक्टिव और तीसरा है साइकोमोटर। इसके वजह से जो टैक्सोनॉमी है वो घूमता है इन तीनों डोमेन्स के अकॉर्डिंगली, और जो बेसिक टैक्सोनॉमी है उसमें फोकस होता है कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑर्डर द लेवल्स ऑफ टैक्सोनॉमी आर फॉलोड। जो टैक्सोनॉमी का लेवल्स है वो कौन से ऑर्डर को फॉलो करता है? हमारे ऑप्शंस है। ए लोअर टू हायर, मतलब नीचे से ऊपर जाता है, बी हायर टू लोअर, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आता है, सी लोअर टू मीडियम, मतलब लोअर से वो मीडियम की तरफ जाता है, या फिर डी हायर टू मीडियम, मतलब एकदम हाइपर से वो मीडियम अंडरस्टैंडिंग लेवल के पास आता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लोअर टू हायर, बिकॉज जो टैक्सोनॉमी का लेवल्स है वो एकदम नीचे अंडरस्टैंडिंग लेवल से बढ़ के कॉम्प्लेक्स टर्म्स की तरफ बढ़ता है, इसके लिए उसको हायर लेवल माना जाता है। ठीक है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। In which level a student can be able to formulate, build, invent, create, compose, generate, derive, modify and develop। कौन से लेवल में स्टूडेंट क्या कर पाएगा? फॉर्मुलेट कर पाएगा, बिल्डअप कर पाएगा, इन्वेंट कर पाएगा, क्रिएट कर पाएगा, कॉम्पोज कर पाएगा, जनरेट कर पाएगा, डिराइव, मॉडिफाई और डेवलप कर पाएगा। कौन से लेवल में ये स्टूडेंट जो है ये सारे एक्टिविटीज जो है वो करने के काबिल बन जाएंगे? तो हमारे ऑप्शंस है। ए इवैल्यूएटिंग, बी क्रिएटिंग, सी रिमेंबरिंग, डी एनालाइजिंग। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्रिएटिंग। क्रिएटिंग वाला जो लेवल है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, इसके अंतर्गत जो स्टूडेंट्स है वो न्यू प्रोडक्ट जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पे बना पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू फॉर्मुलेट, बिल्ड, इन्वेंट, क्रिएट, कॉम्पोज, जनरेट, डिराइव, मॉडिफाई एंड डेवलप। क्लियर। क्योंकि इवैल्यूएटिंग वाला जो सिस्टम होता है, लेवल है, उसमें क्या हो रहा है, जो स्टूडेंट है वो जस्टिफाई कर पा रहे हैं अपने डिसीजंस के लिए, वो खड़ा हो पा रहा है। ठीक है। आर्ग्यूमेंट कर पा रहा है, डिफेंड कर पा रहा है अपने स्टूडेंट को इवैल्यूएटिंग वाले लेवल में। रिमेंबरिंग वाले लेवल में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स है वो डिफाइन कर पाता है, मेमोराइज कर पाता है, रिकॉल कर पाता है। और एनालाइजिंग वाला जो लेवल है यहाँ पर क्या करता है, जो डिफरेंट पार्ट्स है अपने कंसेप्ट का, उसके बारे में उसको कंपेयर करता है, कॉन्ट्रास्ट कर सकता है, उसको क्रिटिसाइज कर सकता है। इसीलिए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्रिएटिंग।
अब इतने सारे लेवल्स, अगर आपको किसी भी लेवल के बारे में याद ना भी रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में ही सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद क्या है, आप इसका आंसर इजीली कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमने क्या इंक्लूड किया है, क्रिएट लिखा है। ठीक है, ध्यान से देखिए कि हमने क्रिएट लिखा हुआ है। तो क्रिएट लिखने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर आप कॉमन सेंस यूज करके आंसर को अप्लाई कर सकते हो, कौन सा आपका आंसर होगा उसके बारे में पता लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय द एंड ऑफ दिस लेसन खत्म होने के बाद द स्टूडेंट विल बी एबल टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। स्टूडेंट क्या कर पाएंगे, जो काइनेटिक एनर्जी है उसको कैलकुलेट कर पाएंगे एक प्रोजेक्टाइल का। दिस एग्जाम्पल इज एन लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ। ये एग्जाम्पल कौन से लेवल का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है? हमारे ऑप्शंस है ए अप्लाइंग, बी अंडरस्टैंडिंग, सी सिंथेसिस एंड डी नॉलेज। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अप्लाइंग, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट क्या कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, अप्लाई कर रहा है एक्चुअल में उनको जो सिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ द टैक्सोनॉमी डील्स विद द डैश। जो कॉग्निटिव डोमेन है टैक्सोनॉमी का, वो किस चीज से डील करता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए मेंटल स्किल्स, जो आपके मेंटल कंडीशन से रिलेटेड है। ठीक है, जो आपके मानसिक संतुलन के बेसिस पे होता है। बी स्किल्स बेस्ड ऑन इमोशनल ग्रोथ, जो आपका इमोशंस है उसके बेसिस पे यहाँ पर जो स्किल्स डेवलप होते हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं कॉग्निटिव डोमेन। सी फिजिकल स्किल्स, जो आपका फिजिकल स्किल है, मतलब जो आपका शारीरिक स्किल है उसके ऊपर। या फिर डी एटीट्यूड, जो आपका एटीट्यूड होता है, आचरण होता है, उसके ऊपर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मेंटल स्किल। कॉग्निटिव मतलब क्या होता है, कॉग्निटिव वर्ड को हम यूज करते हैं मेंटल एबिलिटी के जो डेवलपमेंट है उसको रिलेट करने के लिए। तो कॉग्निटिव डोमेन किसको कवर करेगा, मेंटल स्किल्स को कवर करेगा, इसीलिए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मेंटल स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन ऑफ द टैक्सोनॉमी। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो डोमेन नहीं है टैक्सोनॉमी का, ये आपको बताना है। हमारे ऑप्शंस में से पहला है ए साइकोमोटर डोमेन, बी कॉग्निटिव डोमेन, सी अफेक्टिव डोमेन एंड डी स्पिरिचुअल डोमेन। हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था कि कितने डोमेन्स होते हैं, टोटल 3 डोमेन्स होते हैं। 3 डोमेन्स में से भी हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या कवर किया कि जो कॉग्निटिव डोमेन है टैक्सोनॉमी का वो मेंटल स्किल को करता है। तो डेफिनेटली हमारा जो ऑप्शन बी है वो तो सही है, वो डोमेन है टैक्सोनॉमी का। बचता है हमारे पास ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, अफेक्टिव और साइकोमोटर और स्पिरिचुअल। अब इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है स्पिरिचुअल डोमेन, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं टैक्सोनॉमी में 3 चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। एक होता है इमोशन, दूसरा होता है अपना जो फिजिकल एस्पेक्ट है, फिजिकल स्किल्स होता है वो, और तीसरा होता है मेंटल स्किल्स। जो मेंटल स्किल है वो कॉग्निटिव डोमेन में आ जाता है। जो साइकोमोटर डोमेन है यहाँ पर आपका आता है मैनुअल या फिजिकल स्किल्स, और जो अफेक्टिव डोमेन है यहाँ पर आपके इमोशन के बेसिस पे जो डेवलपमेंट होता है स्किल्स का उसको इंक्लूड करते हैं, जैसे कि आपका एटीट्यूड हो गया, ये सारा चीज आपका बिहेवियर सब अफेक्टिव डोमेन में आता है। बचता है स्पिरिचुअल डोमेन। स्पिरिचुअल डोमेन के बारे में हमने इंक्लूड ही नहीं किया, जो आपके स्पिरिट से रिलेटेड है, तो इसके लिए ये टैक्सोनॉमी का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। In which level students will be able to describe Newton's 3 laws of motion to in his or her own words? कौन से लेवल में जो स्टूडेंट्स है वो इस काबिल बन जाएंगे ताकि वो क्या कर सके, जो न्यूटन के तीनों लॉ ऑफ मोशन है उसको डिफाइन कर पाए, डिस्क्राइब कर पाए अपने वर्ड्स में, चाहे वो लड़का हो या फिर वो लड़की हो। तो हमारे ऑप्शंस हैं ए रिमेंबरिंग, बी अंडरस्टैंडिंग, सी क्रिएटिंग एंड डी एनालाइजिंग। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज पहले उनको क्या हो जाएगा, जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आएगा, तभी तो वो क्या कर पाएंगे, उसको डिस्क्राइब कर पाएंगे ना। तो ये कौन से लेवल में हो जाएगा, ये आएगा हमारे अंडरस्टैंडिंग वाले लेवल में। क्लियर। अब देखते हैं हम अपना आखिरी क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सोनॉमी, बिफोर यू कैन अंडरस्टैंड अ कंसेप्ट यू मस्ट डैश इट। टैक्सोनॉमी जो हमको प्रोवाइड की गई है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, आपको कुछ कंसेप्ट को समझने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझने से पहले इस बात को आपको ध्यान देना है। यू कैन अंडरस्टैंड अ कंसेप्ट, आप अपने कंसेप्ट को समझ पाओगे। यू मस्ट डैश इट, क्या करोगे तो आप अपने कंसेप्ट को समझ पाओगे। हमारे ऑप्शंस है ए एनालाइज मतलब ब्रेक डाउन करोगे, बी सिंथेसाइज मतलब सब
जो भी आपको कंसेप्ट सिखाया गया उसको एक साथ इकट्ठा करोगे, कंपाउंडली कलेक्ट करोगे, सी क्रिएट, आप कुछ नया उसमें से क्रिएट करने की कोशिश करोगे, डेवलप करने की कोशिश करोगे, या फिर डी रिमेंबर, याद करने की कोशिश करोगे। किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए हमको उसको पहले याद करने की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रिमेंबर। तो बिफोर यू कैन अंडरस्टैंड अ कंसेप्ट यू मस्ट रिमेंबर इट। पहले अगर आपको याद ही नहीं होगा क्या कंसेप्ट है तो आप किस तरह से उस कंसेप्ट को समझोगे, राइट? क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट समझ नहीं आएगा तो आप उसको एनालाइज भी नहीं कर पाओगे, ना ही आप सिंथेसाइज कर पाओगे, ना ही उसके रिलेशन में आप कुछ नया डेवलप कर पाओगे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रिमेंबर। सबसे पहले आपको क्या करना है, कंसेप्ट को याद करना है, क्योंकि हमारा जो टैक्सोनॉमी है वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है, वो लोअर लेवल टू हायर लेवल। जो इंसान का थिंकिंग लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वो लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ बढ़ता है। तो जो रिमेंबरिंग है वो लोअर लेवल का सबसे पहला स्टेज है। तो अंडरस्टैंड करने से पहले आप क्या करोगे, रिमेंबर करोगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन से भी ना समझ में आए तो जो ट्रायंगल मैंने आपको प्रोवाइड किया था वहाँ पर भी आप देख के इजीली बता सकते हो। स्टार्टिंग कहाँ से करें, हम रिमेंबरिंग से कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अंडरस्टैंड करने के लिए हमको पहले रिमेंबर करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आएगा रिमेंबरिंग। तो ये सारे ट्रिक्स एंड टिप्स को यूज करके आप अपना पेपर जो है वो इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? सो फाइनली हमारे कंसेप्ट भी ओवर हो चुके हैं, हमारे क्वेश्चंस भी हमने कवर कर लिए। आई होप अब आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो कंसेप्ट है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ चुका है। अगर आपके माइंड में इस कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आपके डाउट्स को क्लियर आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हो और पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हो तो हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को ज़रूर टैप करना सो दैट आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे और कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपसे छूट ना जाए। तो फ्रेंड्स आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन फॉर योर एग्जाम्स। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वीडियो को हर एक पेडागोजी के स्टूडेंट्स जो है वो देख सकते हैं, ठीक है?